Good day everyone, this is Junaid Khan, a regulated Canadian immigration consultant and also representing clients to the Immigration Refugee Board of Canada. Huge information जो IRCC की तरफ से launch की गई the bill C12. We are going to be talking about the bill C12 जिसको रॉयल असेंट मिला मार्च 26 को और उसके बाद से 2025 मार्च 26 2026 उसके बाद से बहुत ज़्यादा वीडियोस, पूल ऑफ वीडियोस इन ऑल ओवर सोशल मीडिया. लॉट ऑफ पीपल गेट इम्पैक्टेड बाय दिस. कुछ लोग जो इम्पैक्ट नहीं हुए वो भी अनक्लियर हैं कि हम इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे. तो इस हवाले से आई एम गोना बी मेकिंग अ प्रॉपर वीडियो जिसकी आपकी काफ़ी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड दिस बिल, नंबर 1. और नंबर 2, जो लोग इस बिल से इफ़ेक्ट हुए हैं वो इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, उनका रियल प्रोसेस क्या होगा, would they be very much worried about it या फिर there are some the time of relief for these people उनके लिए हो सकता है. तो पहली चीज़, the most important thing is कि बिल्कुल इस बिल को रेफ्यूजी केसेस के साथ और IRB के साथ लिंक किया जा रहा है, जबकि इस बिल में there are 4 major components. First component, the eligibility criteria, the eligibility requirement for asylum seeker, the refugee takers, और definitely ये directly link है Immigration Refugee Board से, directly link है उन लोगों से जो Canada में they seek refugee based on whatever reasons, लेकिन this point of Bill C12 is directly linked with those people. Second, a modernized way for asylum process. Definitely जो लोग already in process में हैं, और ये पॉइंट उन लोगों के साथ भी लिंक करता है जो whoever apply this case in future, जो अभी बिल C12 के साथ इम्पैक्ट नहीं हुए, उनको भी इस हवाले से इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि what is going to be the modernized way. इस modernized ways में क्या किया जा सकता है, आपके पर्सनली आपके केस को इससे इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टू फैसिलिटेट और टेक द बर्डन ऑफ फ्रॉम द इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड. द थर्ड पॉइंट, द डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग. नोबडी रियली टॉकिंग अबाउट दिस. उसकी रीज़न ये है कि केस वाइज राइट नाउ इसका कोई फ़िलहाल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है किसी को भी. कोई भी केस इनएलिजिबल नहीं हुआ, कोई भी IRB से CBSE को नहीं गया, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस. और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डायरेक्टली सिर्फ रेफ्यूजी केसेस के लिए नहीं है, बल्कि एनी एप्लीकेशन, अगर आप विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी परमिट एप्लीकेशन कर रहे हैं, इमिग्रेशन की कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्पाउसल इमिग्रेशन कर रहे हैं, या फिर रेफ्यूजी केस कर रहे हैं, तो उस सारे हवालों से इन सारी एप्लीकेशंस में दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट कि नाउ आफ्टर द बिल C12 हैज़ बीन पास्ड, the domestic information sharing, the IRCC got the rights to basically share the information. तो आज इस पे भी हम इसको further discuss कर लेंगे कि कहाँ पे इसका impact हो सकता है. And the last one is immigration documents and application authorities. This is again huge, or we can discuss all of these 4 points in detail. Point 1, न्यू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर असाइलम क्लेम. कुछ चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली जो बिल में रिटन है बिल C12 में, वो चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के भी बता दूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी शेयर हो जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स या किस तरह से इस बिल पे इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ केसेस, कुछ नहीं हज़ारों केसेस, उनके वाले से भी डिस्कस कर लिया जाएगा कि वो किस तरह से उनका नेक्स्ट जो उनका लाए अमल है, जो नेक्स्ट उनका प्रोसेसिंग है, वो किस तरह से हो सकती है. सो कैनेडा असाइलम सिस्टम प्रोटेक्ट्स पीपल हु डेमोन्स्ट्रेट द फेस ऑफ रिस्क, डेफिनेटली. और इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड सुना रहा हूँ. दिस इज़ असाइलम क्लेम्स मेड मोर देन 1 year after someone's first entry to Canada after June 24, 2020, ये 2020 की बात हो रही है, won't be referred to Immigration Refugee Board of Canada. वो Immigration Refugee Board को नहीं रेफ़र किए जाएंगे. This point is going to be very important regardless of whether the person has since left and returned. सो जब तक बिल पास नहीं हुआ था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. जब तक बिल पास नहीं हुआ था ये स्पेकुलेशंस भी थी
कि ये बिल उन लोगों को अफेक्ट करेगा जिनके 365 डेज़ पूरे हो गए हैं और एक साल उनका कनाडा में कंप्लीट हो गया। यू नो दे विल बी देयर केसेस विल नॉट बी रेफर्ड टू इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड, लेकिन द वर्किंग इज़ रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन लेफ्ट और रिमेन इन कनाडा। सो इसका मतलब ये हुआ कि एनी इंडिविजुअल जो कि जून 24, 2020 के बाद कनाडा एंटर हुए हैं, ठीक है, और उस एंट्री के एक साल के बाद उन्होंने अपना रेफ्यूजी क्लेम जो है वो IRB को सबमिट किया है या IRCC को सबमिट किया है, इन एप्लीकेशंस को IRB को रेफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि ये एप्लीकेशंस इनएलिजिबल हो जाएंगी। यहाँ तक एक अभी हम फिक्स पार्ट इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगेन जून 24, 2020 से एक बंदा एंटर हुआ और चाहे वो उसने कनाडा एग्ज़िट कर दिया या नहीं किया, लेकिन उसका जो रेफ्यूजी क्लेम की जो डेट है वो उस एंट्री से एक साल बाद की है, 12 मंथ्स बाद की है, 365 डेज़ बाद की है, तो उनका केसेस अगर तो सबमिट हो चुके हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, और अगर सबमिट नहीं हुए और कोई भी सबमिट करता है तो वो IRB को रेफर नहीं होगा, वो केस इनएलिजिबल कंसिडर होगा। अब लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ असाइलम क्लेम्स फॉर पीपल हु एंटर्ड कनाडा फ्रॉम द US पोर्ट ऑफ एंट्री, कनाडा US लैंड बॉर्डर, and who make their claims after 14 days won't be referred to IRB। So इसका मतलब है कि वो the individuals who normally do the crossing from US Canada border by land, Niagara Fall border हैं, there are multiple other borders, अगर आप वहाँ से क्रॉसिंग करते हैं और उसके 14 डेज़ के बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, वो भी इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को रेफ़र नहीं की जाएंगी। दीज आर द टू वेरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इस एप्लीकेशन में इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि अगर कोई एप्लीकेशन अब रेफ़र नहीं होगी तो उस एप्लीकेशन का एक्चुअली में क्या होगा, तो वी विल डिस्कस दैट एज वेल। सो बेसिकली दो चीज़ें क्लियर हो गई। जून 24, 2020 के बाद एंट्री हुई और एक साल के बाद आपने उस एंट्री के एक साल के बाद आपने अप्लाई किया, IRB को केस रेफ़र नहीं होगा। प्लस US कनाडा लैंड बॉर्डर से एंट्री हुई, 14 डेज़ के बाद अप्लाई किया तो फिर भी रेफ़र नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ द प्रोसेसिंग, कि ये प्रोसेसिंग होती कैसे है और ना रेफ़र होने का क्या मतलब है, और अगर नहीं रेफ़र हो रहा तो फिर इस केस का क्या बनेगा। बहुत सारी वीडियोस मुझे लोगों ने भी सेंड की और मैं ख़ुद भी अक्सर अगर देखने का मौका मिला तो उसमें देयर इज़ मैनी स्पेकुलेशंस। आई हैव सीन वीडियोस विद अ वेरी harsh words about these things के अब ये केसेस रिफ्यूज़ हो जाएंगे और you have to pack up your bags और अब आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ, जबकि रियलिटी इससे कुछ और है। अब कंसिडर, अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। सो बेसिकली जब कोई भी इमिग्रेशन जो रेफ्यूजी क्लेम है जब वो अप्लाई किया जाता है तो वो एप्लीकेशन सबमिट जो है वो IRCC में होती है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में नहीं होती, IRCC को सबमिट होती है। IRCC आफ्टर चेकिंग द फैक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन वो रेफ़र करता है इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को। आफ्टर योर मेडिकल इज़ डन, आफ्टर योर इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू के बाद, आपके पासपोर्ट की सीजर के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तो फिर वो रेफ़र कर दी जाती है इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को, और फिर उसके आगे जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड करता है, जिसमें से आपके एविडेंसेस शेयर किए जाते हैं आपकी तरफ से, आपकी हियरिंग होती है, ये सारी चीज़ें IRB करता है, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न करता है। सो ना रेफ़र होने का मकसद ये है कि अब जब जो लोग इस बिल C-12 से इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को या रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न को रेफ़र नहीं की जाएगी, तो फिर क्या होगा। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, a lot of people have already received the ineligible letters, उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, और पहले लेटर्स पे डिस्कस करते हैं और फिर हम इसकी रेमेडी पे डिस्कस करेंगे या इसके फर्दर प्रोसेसिंग पे डिस्कस कर लेंगे। सो जिन लोगों को अभी तक लेटर्स रिसीव हो चुके हैं या जिन लोगों को ये लगता है कि दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बिल C-12, वो उनका एक साल के बाद उन्होंने सबमिट किया है, डेट्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों को लेटर मार्च 26, 2026 में जब ये बिल को रॉयल असेंट मिला उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे भी लेटर्स रिलीज़ किए गए,
और मार्च 2026 में जब ये बिल को रॉयल असेंट मिला, उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे भी लेटर्स रिलीज़ किए गए। और आई हैव सीन क्लाइंट्स इवन येस्टरडे, बहुत सारे लोगों को द डे बिफोर येस्टरडे एज ऑफ अप्रैल 10 को भी ये लेटर्स रिसीव हुए हैं। सो बेसिकली देयर आर चंक्स ऑफ पीपल जो कि फ्यू डेज़ के गैप से जिनको ये लेटर्स रिसीव हो रहे हैं। लेकिन लेटर बेसिकली ये कहता है, जो IRCC इशू कर रहा है, दैट इज़ अ प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर, और दे बेसिकली टेल यू द इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो फर्स्ट एंट्री है 2020 के बाद की, वो इस डेट की है, और अकॉर्डिंग टू द डेट्स एंड द कैलकुलेशंस आपका जो रेफ्यूजी क्लेम सबमिट हुआ है वो इस डेट के 1 साल बाद सबमिट हुआ है। इफ़ यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, या इफ़ यू हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, अगर आपको लगता है कि हमारी एंट्री डेट सही नहीं है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर। और नॉर्मली इस लेटर को इशू करने के बाद क्लाइंट को तकरीबन 20 डेज़ दिए जाते हैं कि दे हैव टू गेट बैक टू अस, वो आप हमें बताएं ताकि हम उस लेटर को फर्दर चेक किया जा सके। अगर तो इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी हुई है तो डेफिनेटली योर केस, एंड ऑफ द डे योर केस विल बी इनएलिजिबल। और अगर वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो आपके पास एक प्रोसीजरल फेयरनेस है कि आप उस लेटर का रिस्पॉन्स करें, उस लेटर को एविडेंसेस के साथ शेयर करें कि माई फर्स्ट एंट्री इज़ नॉट दैट मेंशन इन दिस लेटर, बल्कि वो डिफरेंट है और मैं इस बिल से, मेरा केस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको एक चांस दिया जा रहा है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि इस लेटर का मतलब है कि द केस इज़ डिसॉल्व, द केस इज़ अबैंडन्ड, अब हमें निकाल दिया जाएगा, बल्कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ प्रोसीजर फेयरनेस लेटर जिस पे इमिग्रेशन आपसे ये क्वेश्चन कर रही है कि लेट अस नो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, अगर आपके पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी एंट्री के मुताबिक, तो आप हमें बता सकते हैं। सो अगर इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है आप बता सकते हैं, इस चीज़ को रिवर्ट किया जाएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन ठीक है और आपने 1 ईयर के बाद ही अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली योर केस विल बी इनएलिजिबल। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपका केस IRB की बजाय, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड या रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन की बजाय, आपका केस रेफ़र किया जाएगा CBSA को फॉर PRA एप्लीकेशन, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स गोना हैपन देयर। अब प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दैट्स नॉट द एप्लीकेशन डील बाय द IRB। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट डील कर रहा है और इस डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग का तरीका डिफरेंट है। सो अगर CBSA या प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट का पैकेज आपको मिलेगा, देयर इज़ अ डेडलाइन टू सबमिट दैट एप्लीकेशन विच इज़ 15 डेज़, और उसके बाद जितने भी आपके पास एविडेंसेस हैं आपको केस को लेके, यू हैव टू सबमिट दोज एविडेंसेस नाउ। IRB में जैसे होता था कि आप अपनी हियरिंग से 10 दिन पहले तक भी एविडेंसेस शेयर कर सकते हैं, बट इन दिस केस आपको एविडेंसेस अपनी PRA एप्लीकेशन के साथ या कुछ एडिशनल डेज़ में आपको ये अपने जो एविडेंसेस हैं वो शेयर करने हैं। नाउ किस तरह से केस अब डिफरेंट होगा, वो ये है कि CBSA में या PRA एप्लीकेशन में हियरिंग नहीं है। यू डोंट हैव अ राइट टू ओरली एक्सप्लेन योरसेल्फ, सो एवरीथिंग विल बी डन बाय द एविडेंसेस, द रिटन एप्लीकेशंस एंड योर रिटन सबमिशंस। सो इस हवाले से इफ़ अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि आई एम नॉट टू श्योर कि इफ़ पीपल हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द PRA एप्लीकेशन टू सबमिट, बट अभी इनएलिजिबिलिटी लेटर्स और उनको डेज दिए जा रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि PRA की एप्लीकेशन होगी एंड देन CBSA डिसाइड करेगा कि अगर आप PRA के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और अगर आप PRA के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, एंड देन आपका केस डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द एविडेंसेस यू हैव सबमिटेड। और अगर एलिजिबिलिटी नहीं होती तो आपके रिमूवल ऑर्डर इन्फोर्स हो जाते हैं। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग इस टॉपिक पे, लेकिन इसके आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके इन बिटवीन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट लेट्स जस्ट हैव फॉर नाउ, मैं फ्यूचर में कपल ऑफ डेज़ में इसकी मज़ीद वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा, बट फॉर नाउ ऑन दिस पॉइंट न्यू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर असाइलम क्लेम्स, हम इस चीज़ को आज हम सेटल इन कर लेते हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया।